गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्ले विद ग्राफ। ठीक है, तो प्ले विद ग्राफ को हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ जेई 11th क्लास और 12th क्लास के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ग्राफ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। जैसे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक जो ग्राफ्स हैं उसका यूज करना पड़ेगा। फिर अगर आप 11th क्लास के पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और फिर आप इन सब में जाते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पोर्शन में, इलिप्स में, तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। फिर अगर हम 12th की चैप्टर्स की बात करें तो 12th में आपका अगर आप लिमिट से स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन से ही आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन से लेके आपका एरिया अंडर द कर्व तक आपको ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, ग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इसलिए हम सबसे पहले ग्राफ पढ़ रहे हैं। और जेई जो स्टूडेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो ग्राफ होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसका एल्जेब्रिक पॉइंट से अगर आप एल्जेब्रिक मेथड यूज करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो सॉल्यूशन बड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ऐसे सॉल्यूशन को शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ का यूज करना है। तो इसको हम हमारा जो ग्राफ का चैप्टर्स होंगे, लेक्चर्स होंगे ना, इन लेक्चर्स को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम जितने भी ग्राफ हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि वो जितने भी आपके जो ग्राफ हैं या जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं उनको भी चीजें समझ में आए। सेकेंड लेवल पे आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, जो आप जेई वाले और जेई एडवांस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेवल पे क्या करेंगे, हम मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स लेक्चर्स इसके। तो हम फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो हमने फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब जो मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, इस एल्जेब्रिक फंक्शन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकेंड वन इरेशनल, इरेशनल और पीसवाइज फंक्शन। ठीक है बेटे, तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल, इरेशनल, पीसवाइज और इसके बाद जो पीसवाइज है इसके बारे में देख रहे हैं, मॉडुलस, सिग्नम, तो ये वाला जो पोर्शंस है, सही है। और फिर एक ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और ज्योमेट्रिकल कर्व्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हमारा लेक्चर होगा। हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर एल्जेब्रिक फंक्शन से। ये वाला पोर्शन आपका एक लेक्चर होगा पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो अगर मैं एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करता हूं तो एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो मुझे मिलता है वो है क्या, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूं, क्या है डेफिनेशन, a function f r2r is said to be a polynomial function if for each x in r fx equal to a0 a1x a2x से कहां तक का an x to the power n, where n is a non negative integer। n क्या होना चाहिए आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और a1 से लेके आपका an मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होगा, ये सब क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे बेटे। तो अब आप ये देखो, आपके पास जो पॉलिनोमियल, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि भाई कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है। कब, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये जो वेरिएबल्स है ना, सॉरी बेटे, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे इसकी पावर 2, 3, 4 इस तरह से होगी। तो ये जो पावर्स हैं, ये पावर आपके क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। मींस आपका नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकते। और दूसरी बात, इसमें क्या है आपका, क्या बोला है, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस 0 आप कंसीडर कर सकते हो, मगर 0 और पॉजिटिव जितने भी नंबर होंगे मींस नेचुरल नंबर आप कंसीडर करोगे। सही बेटे, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा पॉलिनोमियल जो भी होगा इस पॉलिनोमियल को हम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा आ गया है कि भाई fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an x टू दी पावर n, इसको हमने बोला कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें हमने क्या बोला कि भाई a0 a1 ये सब जितने कोफिशिएंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, और जो आपका पावर जा रहा है ये पावर क्या होना चाहिए, जो ये पावर्स आपके क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपके जो पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। सही है, तो अब जो मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन हमें मिलता है वो कैसे मिलेगा, जब मैं n का जो वैल्यू होगा इस n की वैल्यू को क्या करूं, इक्वल टू 0 कर दूं। सही है, तो आपसे क्या की कहा है यहाँ पे, जो ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है इसमें क्या बोला गया है कि भाई आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो फर्स्ट वैल्यू जो आप इमेजिन कर सकते हो वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फर्स्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, fx इक्वल टू क्या मिलेगा, an x टू दी पावर 0, या आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका किसके इक्वल है, a0 के ऊपर है। तो fx इक्वल टू a0 इज द फर्स्ट टर्म। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है तो मुझे क्या मिला कि मेरा जो फंक्शन है fx वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस कांस्टेंट को मैं a से रिप्रेजेंट कर दूं या c से रिप्रेजेंट कर दूं, तो y इक्वल टू c इक्वल इज द फर्स्ट फंक्शन। अब जो ये फंक्शन आपको मिला है ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इसको हम बोलेंगे। तो अगर ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसमें क्या है, y का वैल्यू हमेशा फिक्स है। तो अगर y का वैल्यू फिक्स है तो आप देखिए आपका जो फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है, तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। सही है, अगर कोई फंक्शन r से r में डिफाइन होता है इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो अगर डोमेन रियल नंबर होगा इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए। तो अगर आप x का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। तो y का अगर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा तो आपका जो ग्राफ होगा, देखिए व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कुछ भी रहे, y का वैल्यू हमेशा सेम रहने वाला है। मींस आपको जो पेयर्स मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर वो कैसे, अगर 2 पुट किया आपने x की जगह तो आपको y की जगह c वैल्यू मिलेगा। अगर आपने यहाँ 3 पुट किया तभी भी ये मिलेगा, 4 पुट किया तभी भी C मिलने वाला है। तो फाइनली क्या है, जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसी लाइन मिलेगी, लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमें लाइन किसके पैरेलल मिल रही है, x एक्सिस के। तो ये y इक्वल टू c लाइन है। x एक्सिस की अगर हम बात करें तो x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारी y इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो हमें क्या मिला, एक ऐसी लाइन मिल रही है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब जो ये मेरे को कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आया है तो यहाँ पे जो c है, c जो वैल्यू है, अब ये जो c आ रहा है ना, c कैन बी, अब देखो c तो बिलोंग टू रियल नंबर होगा। सही है, तो अब क्या है कि c इरेशनल हो सकता है, रेशनल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर c किसी केस में रेशनल हो गया, सही है, अगर इसका वैल्यू क्या हो गया, आपने रेशनल वैल्यू कह रखा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। अगर ये इरेशनल वैल्यू देता है तो ये क्या देगा, हमेशा इरेशनल वैल्यू ही देने वाला है। सही है, तो अगर ये रेशनल वैल्यू देगा तो मैं क्या कहूंगा, फंक्शन ऑलवेज हैज रेशनल वैल्यूज। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर इरेशनल वैल्यू देगा तो फंक्शन ऑलवेज हैज इरेशनल वैल्यू। तो ऐसे ही आईडीजे में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इफ ए function always has rational value and f of -5 equal to 10, then find the value of f of 5। ठीक है बेटे, क्वेश्चन क्या दिया गया फिर से सुनिए। If a function always has rational value and f of -5 equal to 10, then find the value of f of 5। तो आपको f of 5 का वैल्यू बताना था। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया था कि भाई फंक्शन ऑलवेज हैज रेशनल वैल्यू, इसका मतलब वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर वो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो f of 5 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना होना चाहिए, वो 10 है, तो ये इसकी f5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सही है, तो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें कांस्टेंट फंक्शन में ये बात ध्यान रखनी है कि भाई उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि हमने अगर कोई इंक्लिनेशन ले लिया,
जैसे हमारे पास ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसमें हमेशा वैल्यू सेम रहेगा। अगर मैं कोई इंक्लिनेशन लेता हूं तो किसी भी इंक्लिनेशन के बीच में अगर मींस 1 से 2 के बीच में बात करें तो 1 से 2 के बीच में देखिए बहुत सारे इरेशनल नंबर पॉसिबल है। जैसे 1 है तो 1 + 1/√2 ये इरेशनल नंबर हो गया, 1 + 1/√3 इरेशनल नंबर, 1 + 1/√5। तो ऐसे करके मैं 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकता हूं। तो मुझे क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन होता है ग्राफ में आपके तो दो नंबर के बीच में, सही है, उस दो नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि इफ ए फंक्शन ऑलवेज हैव रैशनल वैल्यू, तो इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है ये किसी भी पॉइंट पे इंक्लाइन नहीं होने वाला है। तो अगर ये थोड़ा सा भी रेज होगा इसका मतलब उसके बीच में बहुत सारे इरेशनल वैल्यूज वो कवर कर लेगा। तो इसीलिए क्या है आपका जो लाइन होगा शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं तो आप देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, सही है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1। तो अगर हम n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो आपका लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हो आप उसको और आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx = a0 + a1x जिसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है बेटे। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर फंक्शन। इस लीनियर फंक्शन में अगर आपने क्या किया a0 की जगह पे 0 पुट कर दिया, a1 की जगह 1 पुट कर दिया तो आपको fx = 1 मिलेगा। इस fx = 1 को हमने क्या बोला कि ये कैसा फंक्शन है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, सही है। तो यहां से हमें मिल गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब क्या है कि हमें जो fx = a0 a1x मिल रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है ये आपकी, स्ट्रेट लाइन। तो मुझे fx = a0 + a1x जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें आप ज्यादा फैमिलियर इक्वेशन आपको अगर y = mx + c अगर मैं लिख देता हूं तो ये इक्वेशन आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में देखी होगी, है ना। तो y = mx + c अगर मैं लिखूं तो ये क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में आपका जो m वाला वैल्यू है m को हम क्या कहते हैं कि ये क्या आपका स्लोप हो जाएगा, और जो c है ये c क्या होगा आपका इंटरसेप्ट, सही है। तो ये जो स्लोप और इंटरसेप्ट है, तो स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। तो स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो क्या, अगर जो भी स्ट्रेट लाइन आपका x एक्सिस से जो इंक्लिनेशन थीटा एंगल फॉर्म करेगा इसको हम क्या कहते हैं यहां से tan of थीटा = m या आपका स्लोप ऑफ लाइन। तो ये आपका स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने क्या बोला कि ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस केस में ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको हमने क्या बोला कि भाई इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट 0 होने वाला है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम लाइन लिखेंगे। तो 2-3 और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो स्लोप आ रहा है ना m का वैल्यू, तो यहाँ पे tan थीटा लिया गया है। तो ये जो इंक्लिनेशन थीटा है ना, जो थीटा कहां से कहां तक का वेरी कर सकता है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो थीटा है वो वेरी करते करते कहां तक का जाएगा, 180 तक का जाएगा। हम 360 तक का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे उसके मतलब समझिए, क्योंकि आपकी जो लाइन होती है ना, लाइन ये इसका 2 हेडेड लाइन होती है। लाइन हमेशा देखिए रे जो होती है वो 1 हेडेड होती है, मगर जब लाइन की बात करते हैं तो वो 2 हेडेड होती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई लाइन आपके पास 2 हेडेड दे रखी है, जैसे इस तरह से दिया है, तो ये लाइन है, अगर मैं रोटेट करके इस पोजीशन पे भी आ जाऊंगा तभी भी ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि आपका एंगल 180 से ज्यादा नहीं लिया जाता है। तो आपका जो थीटा एंगल होगा वो 0 से कहां तक का लोगे आप, पाई तक का मैक्सिमम लोगे। और इस एंगल के बीच में देखो पाई भी 0 की जैसा हुआ है ना, ठीक है बेटे। तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या है ना कि स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप क्या होगा कि आपका tan ऑफ थीटा, तो आप देखिए जो 0 से पाई तक का एंगल है, तो 0 से पाई तक का के एंगल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पे हमें m की जो वैल्यू है ना, तो m की दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। एक केस में तो m क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकेंड केस में आपका m क्या होगा, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सही है। तो मैं क्या है ना कि कोफिशिएंट ऑफ x को अगर देखूं तो कोफिशिएंट को x को देखने से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी लाइन या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो अभी जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ किया है तो यहाँ क्या हो रहा है, हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, और अगर इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ की जाती तो वो क्या होता, हमारा डिक्रीज हो रहा होता। तो चलिए हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं ना। तो मान लीजिए अगर हमारे पास क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया है, 3x प्लस 5 दिया हुआ है। तो जो 3x प्लस 5 वाला वैल्यू होगा, इस वैल्यू में देखो 3 पॉजिटिव है, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये हमारे क्या है, इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट कहाँ होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस में आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, मींस आपका ये देखो पॉजिटिव है, तो आप कहां पे चले जाओगे, 0,5 पे चले जाओगे। सही है। और y आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका लाइन कैसा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरह से आपका कोई लाइन फॉर्म हो रहा होगा। फिर अगर हम बात करें कि अगर y इक्वल टू कितना है, अगर मान लीजिए 4x माइनस ऑफ 5 है, तो इस केस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो अगर मेरा इंटरसेप्ट निगेटिव होता है तो ये कहां आएगा, माइनस ऑफ 5, 0,-5 यहाँ पे आ रहा होगा। दूसरी बात, मेरा जो x का कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो मैं कैसी लाइन लूंगा, यहाँ से आपका जो इंक्रीज हो रही होगी वो लाइन। ठीक है। सिमिलरली अब देखिए हमने दो एग्जांपल और ले लिए। अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 5 दिया रहता, क्या दिया रहता, y इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 5, तो मुझे क्या दिख रहा है, x का जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो x का कोफिशिएंट अगर डिक्रीज होगा, इसका मतलब अभी आपकी लाइन डिक्रीजिंग आने वाली है। सही है। ये नेगेटिव है ना कोफिशिएंट, तो डिक्रीजिंग आएगी। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ आपका जो लाइन में इंटरसेप्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपको एक ऐसी लाइन मिलने वाली है जो डिक्रीज होगी, और कहां से पास हो रही होगी, 5 से पास हो रही होगी। तो बेटा इस तरह से आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दो अननोन है, तो हमारे पास जो लाइन है ना, इसमें दो अननोन है, एक a0 है, एक दूसरा क्या है, a1। तो a0 a1 दो अननोन है, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए या उससे जो भी अननोन दिया हुआ है उससे रिलेटेड इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमें उतनी कंडीशन चाहिए होती है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे दो कंडीशन चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप भी जानते हो कि अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, तो 2 पॉइंट दे दूंगा तो आप क्या करोगे, उसको ज्वाइन करके लाइन फॉर्म कर सकते हो, है कि नहीं। मगर मैं कहूं कि भाई एक पॉइंट आपको दे रखा है और लाइन फॉर्म करो, तो आप क्या करोगे, इनफाइनाइट लाइन फॉर्म कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। कोई ऐसे फॉर्म करेगा, कोई ऐसे फॉर्म करेगा। तो आप देखो, अगर एक ही कंडीशन दे रखी है तो कितने लाइन फॉर्म होंगे, इनफाइनाइट लाइन फॉर्म होंगे। अगर 2 पॉइंट दे रखे तो कितने लाइन फॉर्म होंगे, आपके एक यूनिक लाइन फॉर्म होने वाली। इसीलिए क्या कि अगर आपके पास a0 a1 दो अननोन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो कंडीशन या 2 पॉइंट चाहिए। सही है ना बेटे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, लाइन कैलकुलेट करोगे। सही। तो अब हमारे पास 4 कंडीशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सही है। तो लाइन को देखो ट्रांसफॉर्म किस तरह से किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करें हम कि हमारे पास एक लाइन है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स एक लाइन था। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, इस लाइन को ही हमने क्या बोला कि भाई ये आइडेंटिटी लाइन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। क्यों बोला इसको, क्योंकि आपका जो फंक्शन होता है fx इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आपने क्या किया, x पुट किया। तो x पुट करने के बाद आपको फिर से क्या मिल गया, x ही मिल गया। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रही। तो हमने क्या बोलते हैं इसको कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखिए ये जो आइडेंटिटी फंक्शन मेरे पास दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने x का वैल्यू 0.1 पुट किया तो आपको फंक्शन में फिर से वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.1। 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 3 पुट करोगे 3 मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को आपने क्या बोला कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है। दूसरी बात क्या, आपका जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का एक सब पार्ट है, तो ये जो फंक्शन होगा ये ऑलवेज डिफाइन होगा। अगर ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है, ठीक है, तो इसका डोमेन जो होगा वो रियल और इसका रेंज भी क्या होगा, रियल हो जाएगा। सही है।
तो आप ये देखिए जो फर्स्ट ग्राफ मेरे पास है, ये जो ग्राफ है ये कहां से पास हो रहा है, अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 मिलने वाला है, 1 पुट करूं तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इस स्क्वायर से आपका डायगोनली ये ज्वाइन करके लाइन चले जाएगी, इसी को हमने क्या बोला कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो आप ये देखिए y इक्वल टू आपने x लिया है, तो y इक्वल टू x में जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्लोप अगर 1 होगा तो tan थीटा का वैल्यू 1, tan थीटा का वैल्यू 1 होगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंक्लिनेशन है वो कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ठीक है बेटे, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो लाइन दे रखी है y इक्वल टू x, तो अब मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूं कि कैसे शिफ्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे y इक्वल टू x प्लस 3 लिख दिया। तो बेटे जैसे ही मैं x प्लस 3 लिखूंगा तो मेरा क्या होगा, जो लाइन है ये जो x का वैल्यू पहले 0 हो रहा था, तो पहले x इक्वल टू 0 पे y कितना था, 0, मगर अभी क्या है x इक्वल टू 0 पे y कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी लाइन है इस लाइन को यहां से शिफ्ट करके कहां ले जाऊंगा, 3 पे ले जाऊंगा। ठीक है, आपका देखो इंक्लिनेशन चेंज नहीं हुआ, ये जैसा इंक्लिनेशन था वैसा का वैसे ही रहेगा, मगर इस लाइन को मैंने यहां से शिफ्ट करके कहां ले गया, यहां 3 पे उठा के ले गया। सही है, तो अगर मैं लाइन को यहां से 3 पे ले जाऊंगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो अब मेरा जो लाइन का इंटरसेप्ट है वो 3 है, तो यहाँ पे आपका लाइन का इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3 हो गया। सही है बेटे, तो इस तरह से हमें लाइन का शिफ्टिंग भी समझ में आना चाहिए। जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन में अगर y इक्वल टू x प्लस 3 था, अगर x माइनस 5 दे दिया होता तो मैं कहां चले जाता है, यहां से डायरेक्टली माइनस 5 पे। तो आपकी जो लाइन ऐसे करके जा रही है y इक्वल टू x लाइन से, तो अब क्या होता, वो इंक्लिनेशन सेम रहेगा, मगर पास कहां से होगी, माइनस ऑफ 5 से पास होगी। तो x अगर इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन में 4 दिया होता, ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस ऑफ 4 होता तो यहाँ माइनस ऑफ 4 पे आ जाता, 7 होता तो माइनस ऑफ 7 पे इस तरह से आ जाती। तो इसको हमने क्या बोला कि हमारा शिफ्टिंग है। अब इस शिफ्टिंग का आगे हम धीरे धीरे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r। तो कोई भी फंक्शन r से r में डिफाइन हो, और इस फंक्शन को मैं कैसे लिख रहा हूं कि fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या बोला कि अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा हुआ है, सही है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर 2 है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, a2 वाला जो वैल्यू है, तो a2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मींस आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्यों, अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो इसीलिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हमें चाहिए होंगे। तो इस यहाँ पे जो आपको पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिखा जाता है। सही है, अगर मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको ऐसे मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटे, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। तो हमें क्या करना है, d कैलकुलेट करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac कर देना है, तो हमें d मिल जाएगा, मींस डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। अब क्या है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एक नंबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आपका एक नंबर। तो अब नंबर का हमें यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी मिलती है। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि भाई ये नंबर क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, या लेस देन 0 हो जाए, या तो इक्वल टू 0 हो जाए। तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से मिलेगी कि आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, मींस d है, वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे, यहां से 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे यहाँ से, 2 डिस्टिंक्ट
रूट्स। तो यहाँ पे अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमने बोला कि भाई हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। अगर d लेस देन 0 है तो हमने कहा कि भाई हमारा इमेजिनरी या नो रूट्स आएगा। सही है, तो इस केस में आपके नो रूट्स आएंगे। और d अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में कितने रूट आ रहे हैं? वन रूट या वन रियल रूट। ठीक है बेटे, तो इस केस में आपके कितने रियल रूट होंगे? सही है, वन रियल रूट। ये जो नो रूट बोल रहे हैं हम अभी यहाँ पे जितने भी रूट की बात करेंगे वो रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि भाई d ग्रेटर देन 0 पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स और इक्वल टू 0 पे वन रियल रूट्स। अब क्या है कि यहाँ पे आपका एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा सेकंड जो पैरामीटर है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने a से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, या अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल की देखा जाए तो वहां पे क्या a2 वाला वैल्यू हो जाएगा। तो a2 वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? अगर ग्रेटर देन 0 हो या a वाला वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, a2 की बात करें तो a2 वाला वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो या a2 वाला वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, तो ये जो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका जो कर्व है इस कर्व का ओपनिंग कहां होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका ओपनिंग कहां होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे तो आप देखो क्या मेरे पास जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मैं इसका यूज करके चलता हूं। तो a अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर प्लस b बाई a x वाला पोर्शन है इसका अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से आप डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है, तो आपको b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर मिलने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे b स्क्वायर बाई 4a माइनस ऑफ c मिलेगा। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगा? x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपका d होता है तो d डिवाइडेड बाई 4a। तो ये आपका क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट किया हुआ है तो मान लीजिए ये जो वैल्यू होगा ये y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो x प्लस b बाई 2a वाला पोर्शन आ रहा है ये देखो ये स्क्वायर है। तो bx प्लस b बाई 2a वाला जो पोर्शन ये जो स्क्वायर है तो इसका जो वैल्यू इसकी ये देखो, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होगा? 0 होगा मिनिमम, और ये क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसका जो वैल्यू है वो तो 0 होगा और ये इंक्रीज होके पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये इंफिनिटी तक का जा रहा होगा। अब d बाई 4a वाला वैल्यू वो तो फिक्स है, अब वो हो सकता है कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ठीक है, अब जो ये a है ये a डिसाइड करेगा कि मेरे कर्व का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होने वाला है या आपका कर्व का डायरेक्शन डाउनवर्ड होने वाला है। कैसे? तो मैं आप देखो एक नंबर लेता हूं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया, यहाँ पे आपका वेरिएबल लिया, इसके आगे से एक नंबर, ये जो x लिखा है देखो ये वाला जो वैल्यू है ना ये एक नंबर होगा, और ये जो a है a की जगह हमने मान लीजिए कोई नंबर ले लिया और इसको निगेटिव और पॉजिटिव के टर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए हमने निगेटिव ले लिया तो ये माइनस ऑफ x प्लस समथिंग यहाँ आने वाला जो नंबर है वो एक फिक्स नंबर है, तो इस फिक्स नंबर को मैंने 15 ले लिया। अब देखो होगा क्या, -4x प्लस 15 के फॉर्म में जो मैंने ये नंबर ले रखा है तो यहाँ पे क्या है, मैं x का वैल्यू कंटिन्यूअसली अब मैं 0 से स्टार्ट करते जा रहा हूँ तो 0 पुट करूंगा 15 हो जाएगा। अब क्या है कि 0 के बाद जैसे जैसे मैंने वैल्यू इंक्रीज किया 1 करूंगा तो क्या होगा, 1 पुट करने के बाद ये पहले 15 था, फिर 1 पुट करूंगा 11 होगा, फिर 2 पुट करूंगा 8 होगा, तो 8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा, फिर आप क्या 3 पुट करोगे तो फिर आप देखो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आने वाला है। 4 पुट करोगे आप निगेटिव हो गया, सही है। फिर 5 पुट करोगे कितना हो जाएगा आपका 20, अब तो ये -5। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते हुए जा रहा है। और किसने इसको डिक्रीज किया, जो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो डिसाइड कर रहा है कि वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो रहा है। सही है, तो ओवरऑल कर्व का जो एक्सटेंट है वो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है, और ये किसने डिसाइड किया, ए ने डिसाइड किया है। सही है। सिमिलरली क्या है कि अगर यहाँ पे जो -4 था ये
पॉजिटिव हो जाता है। तीनों बातें समझ में आ गई क्वाड्रेटिक में, कि क्वाड्रेटिक में हमें क्या देखना है, कौन कौन से पैरामीटर देखना है, डिस्क्रिमिनेंट देखना है, डिस्क्रिमिनेंट के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, और थर्ड क्या देखना है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा। और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होने के बाद हमने क्या देखा कि भाई ए नीचे डिसाइड करेगा कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा ओपनिंग, अगर ए लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड होगा। तो ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये देखो ये 0 कब होगा, जब मैं y की बात करूंगा तो y ये वाला x प्लस b बाई 2a ये 0 कब होने वाला है, जब इसका वैल्यू 0 करोगे तो आपको x इक्वल टू b बाय कितना मिलेगा, देखो x इक्वल टू आप 0 पुट करो माइनस b बाय 2y से मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस b बाय 2y से, और यहाँ पे y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस देखो d बाय 4a वाला वैल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस b बाई 4a पे जो y का वैल्यू होगा वो कितना होगा, d बाई 4a। अब क्या है कि अगर आपका फंक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अगर फंक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और दूसरा अगर जो फंक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो आइए ग्राफ से देखते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस, हमने दो ग्राफ फॉर्म कर रखे, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की अगर हम बात करें तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के में डिस्क्रिमिनेंट कितना होने वाला है आपका। तो आप इस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो क्या वो डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो देखते हैं चलो। तो आपके पास क्या दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ये फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 24, क्या ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें तो वो 1 है, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तो एक तो अपवर्ड फॉर्म होने वाला है, दूसरा क्या होगा आपका, दो रूट्स उसके आएंगे। अब दो रूट्स जो आ रहे हैं वो कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x, 3 into 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा x प्लस 2 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस 3, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 3, तो दो रूट आप क्या है माइनस 2 और माइनस 3। तो आप देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में दो वैल्यू है, एक माइनस 2 और दूसरा क्या माइनस ऑफ 3। इसका ओपनिंग कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। तो ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे माइनस 2 और माइनस 3। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाता है, तो अभी हमने क्या सीखा कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव हो जाएगा तो मेरा जो फंक्शन है ना क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो कहां होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो ग्राफ है आपका, इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सही है। और दूसरी बात इसके डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होने वाला है, b स्क्वायर मींस 25 माइनस 4 माइनस 6, तो ये क्या होगा, आप देखिए 25 प्लस 40 24, तो क्या 49 हो गया आपका, सही है। तो इसके अगर मैं रूट्स कैलकुलेट करूं तो या तो फैक्टर थ्योरम से आप कर सकते हो, या हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस या d डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 into 1, सही है, 2 into -1, तो आपको -5 मिलेगा प्लस 7 डिवाइडेड बाय -2, और दूसरा वैल्यू अगर आप नेगेटिव पुट करोगे, सही बेटे। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ से आपको एक तो माइनस ऑफ 1 मिलेगा और दूसरी बात -6 और ये डिवाइड करोगे तो 6 मिल जाएगा, सही है। तो दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक तो -1 मिल रहा है और दूसरा आपका 6 मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपका 6 से पास हो रही है और यहाँ पे कहा निगेटिव में -1 से पास होगी, सही है। तो ये हमारे पास दो तरह की इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ देखे कि वो क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होंगे, सही है। तो अब तो क्या था कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 होगा तब तो दो रूट है ना। अब क्या है कि अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में आपका कितना रूट होगा, सही है। तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई d इक्वल टू 0 हो जाए या आपका d लेस देन 0 हो तो आपके रूट्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, जैसे अगर मैं बात करूं fx इक्वल टू
fx इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे बेटे ये जो है ना, इस केस में आपका d का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, d का वैल्यू वो 1 आने वाला, सॉरी 0 आने वाला है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों हो रहा है ऐसा, आप ये देखो कि जब d ग्रेटर देन 0 था तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसके फॉर्म में था। तो मेरे दो रूट आए, एक रूट अल्फा आया, दूसरा रूट बीटा आया। तो अब क्या हो रहा है कि मान लो धीरे धीरे मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने लग जाऊंगा, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि भाई अल्फा और बीटा का जो डायरेक्शन है, आप देखो अल्फा और बीटा एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए, बीटा हो जाए। तो जिस केस में जिस पॉइंट पे अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तो उसको हमने क्या बोला कि भाई दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे हो गए, अभी इक्वल हो गए। तो इस केस में दोनों रूट्स आपके इक्वल हो गए, सही है। फिर इसके बाद कंटिन्यूअसली मैं आगे पुल करूंगा तो ये फिर कैसा बन जाएगा आपका, देखो अबव एक्स एक्सिस चले जाएगा। तो इस केस में आपका देखो यहाँ पे रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। तो जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में मैंने बोला रूट है, नहीं तो रूट नहीं है। तो मुझे एक बात क्या समझ में आती है कि भाई अगर कोई कर्व किसी स्ट्रेट लाइन को टच करेगा तो वहां पे दो रूट होंगे और दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सही है। तो कोई भी कर्व अगर किसी स्ट्रेट लाइन को टच करता है तो वहां पे कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे और दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों रूट थे वो इक्वल है। अब क्या है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होना चाहिए, अपवर्ड या ग्रेटर देन 0 होगा, सही है। तो ये हो गया। तो ये कब होगा, जब आपका d इक्वल टू 0। हम किसकी बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो अलग अलग तरह के, तो हम d की बात कर रहे थे कि भाई d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो ग्राफ है वो दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और t अगर लेस देन 0 होता है तो आपका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये वाला जो केस है ना अपना, तो ये d लेस देन 0 वाला केस है, सही है ना। सेकंड आपका अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, है ना, सॉरी टच करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई कर्व, मैं क्या कह रहा था कि जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करती है तो उस केस में क्या होता है कि दो रूट्स होंगे और दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, सही है। तो ये तो अब देखिए कि नेक्स्ट क्या है कि ये तो हो गया हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो स्क्वायर फंक्शन होगा, मींस आपका जो बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो उसका जो सिंपलीफाइड फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो स्क्वायर फंक्शन है। तो हमारे पास क्या है कि अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये मेरा स्क्वायर फंक्शन है, सही है। तो ये जो स्क्वायर फंक्शन है इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ भी सेम कैसा होगा जैसा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देखो जो bx वाला जो वैल्यू हो गया, c हो गया, वो दोनों 0 हो गया। तो मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम कुछ बातों का ध्यान देते हैं। एक तो क्या है कि when x is replaced by minus x, अगर x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस x से रिप्लेस किया तो मुझे फिर से एक्स स्क्वायर मिल गया। मेरे जो फंक्शन पहले था अब फिर से वही फंक्शन मिल गया, कब, जब मैंने x को माइनस x से रिप्लेस किया। तो जब आपका x को माइनस x से रिप्लेस करके सेम फंक्शन मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा कब, when x is replaced by minus x and the function remain the same, then the equation या curve of a function are symmetric about y एक्सिस, ठीक है बेटे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, वो निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आपका जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, देखो मिनिमम वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 पे 0, उसके बाद आपने जो भी वैल्यू पुट किया, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया 4, तो आपका 4 पे सीधे वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जो वैल्यू 4 पे देगा वही वैल्यू कहां पे देगा, आपका माइनस ऑफ 4 पे भी आपका सेम वैल्यू आने वाला है। सिमिलरली जो वैल्यू 8 पे आपको मिलेगा वही वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ
8 पे मिलने वाला है। तो ये क्या है आपकी सिमेट्रिक वैल्यूज आ रही है, 8 पुट करने पे भी वही आएगा जो -8 पुट करने पे आएगा। सही है बेटे। तो ये जो आपका है, ये आपका ग्रीन वाली जो लाइन है वो किसकी लाइन है, y = x² की आपका ग्राफ हो गया। अब क्या है कि ये जो ग्राफ हमें मिल रखा है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है 1 वो क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड नेचर का होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसके d कैलकुलेट करूं तो आप देखो b, यहाँ पे जो b है b तो 0 हो गया है कि नहीं, और यहाँ पे c वाला वैल्यू वो भी 0 हो गया, तो b 0 c 0, तो जब आप b स्क्वायर करोगे तो 0 - 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 0, तो 0 - 0 तो 0 हो जाएगा। तो d = कितना आ गया 0। इसका मतलब इसके कितने रूट्स, 2 रूट, और दोनों ही रूट कैसे होंगे, इक्वल। और वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं y - x² है कि नहीं, तो यहाँ पे जो भी रूट आएगा वो 2 आएंगे, ठीक है, और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सही है बेटे। अब क्या है कि मेरा जो ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को मैं कंपेयर कर रहा हूं x⁴, x⁶ ऐसे ग्राफ से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच की बात करेंगे, और दूसरा हम 1 से >1 या <1 के बीच की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं केस 1 में डिस्कस करता हूं कि अगर मेरा वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में है, सही है, तो मेरा जो x का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक। तो -1 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू, इसका मतलब वो क्या है, डेसिमल वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए 0.1। तो मैं क्या जानता हूं कि डेसिमल नंबर अगर मैं कोई लेता हूं तो उस डेसिमल नंबर का स्क्वायर करने पे वो जो वैल्यू होगा, ओवरऑल वैल्यू जो होगी इसकी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वो 0.01 हो जाएगा, है कि नहीं। x⁴ करता हूं तो x⁴ करने पे क्या होगा, ये वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं बेटे। तो क्या है, डेसिमल नंबर पे मुझे क्या समझ में आया कि अगर मेरा कोई नंबर -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो जैसे जैसे आपका पावर बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो इस केस में जब आपका माइनस क्या है आपका, सॉरी, -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो उस केस में x⁴ का वैल्यू x⁴ से कम होगा, x⁴ का वैल्यू x⁴ से कम होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है कि अगर मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में क्या होने वाला है कि अगर आप देखिए कोई भी नंबर ले, जैसे मैं ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, तो आपने 2 कोई नंबर लिया तो इसका होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा मुझे, 4 मिल जाएगा, है ना। और x⁴ करेंगे तो 16 मिल जाएगा, x⁶ करेंगे तो और भी बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। तो धीरे धीरे करके आपका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो ये कब हुआ, जब आपका वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या देख रहे हैं कि जब आप ग्राफ देखोगे, यहाँ पे जो ग्राफ आपको दे रखा है ना, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है, तो आप देखो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है 0 से 1 के बीच में ना, वो वाला ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो 1 के आगे का जो ग्राफ आप देखोगे तो ये जो ग्राफ होगा, अगर इन तीनों ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 फंक्शन है बेटे। तो एक फंक्शन है x², x⁴ और x⁶, 3 फंक्शन हमारे पास है। तो x⁴ अगर 4 की बात करूं तो कौन सी लाइन होनी चाहिए इसमें, तो क्या ये वाली जो लाइन है ये x², ये आपका x⁴ और ये वाली लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, x⁶ होनी चाहिए, आया ना। क्यों, क्योंकि आपका जब आप ग्रेटर देन 1 की बात करोगे, 1 से जैसे ही आप आगे जाओगे तो x⁴ की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, तो उस पॉइंट पे अगर आप वैल्यू देखो तो x⁴ की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर x⁴ की वैल्यू, और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू, x² की वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि अगर आपके पास स्क्वायर फंक्शन दिया है, x⁴ दिया है, x⁶ दिया है, तो उनके ग्राफ को आप कंपेयर करोगे, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है ग्राफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो हो गया, क्या है हमारे पास, क्यूबिक फंक्शन, सही है। तो अब हम बात करेंगे क्यूबिक फंक्शंस के बारे में कि क्यूबिक फंक्शन कैसे होंगे। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है जिसका पावर, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको हम क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। a0 a1x plus a2 x² plus a3 x³ तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका पावर है वो कितना है, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में मैक्सिमम पावर जो वो अगर 3 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा कैसा फंक्शन हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इस क्यूबिक फंक्शन के
आप देखिए मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 रूट। तो आप थोड़ा सा अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में देखिए आपने मैक्सिमम रूट कितने देखे 2 और मिनिमम रूट कितना देगा 0। मगर यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम रूट किसी भी क्यूबिक फंक्शन में वो 0 नहीं होता, ठीक है। वो कितना होता है? मिनिमम 1 होगा। क्यों होगा मिनिमम 1? तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप कोई भी क्यूबिक फंक्शन ले लो, जैसे मैं मान लेता हूं कि x³ -5 मैंने एक क्यूबिक फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो अब जो ये क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होगा और वो हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा। कंटीन्यूअस बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बिना पेन उठाए ग्राफ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कैसा है? कंटीन्यूअस ग्राफ है, ठीक है बेटे। तो ऐसे ग्राफ को हमने बोला कि ये हमारा कंटीन्यूअस ग्राफ है, ठीक। तो अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जो ये फंक्शन दे रखा है इसमें कोई भी एक पॉइंट लूं तो कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए नेगेटिव आएगा। जैसे मान लेता हूं कि यहाँ x की जगह मैं 2 पुट करता हूं तो 2³ मींस 8 - 5 करेंगे, आपको कितना मिलेगा? 3 वैल्यू मिलेगा, सही है। अगर आप यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 पे ये कितना हो जाएगा? सॉरी, -2 पे कितना होने वाला है? ये -8 -5 तो कितना हो जाएगा? -15। तो आप देखो यहाँ कहीं पे आपका वैल्यू आएगा -15। तो आप देखो मुझे क्या है, क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो यहां से यहां तक का जाना है। अब मैं कैसे भी जा सकता हूं, ठीक है। हो सकता है इसका पाथ ऐसा हो, इस तरह से कोई दूसरा क्यूबिक फंक्शन हो तो उसका पाथ ऐसा हो, तो इस तरह से आपके कोई भी पाथ हो। मगर इन सभी पाथ में एक बात तो कॉमन है कि भाई अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे इसे क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, जब भी हम किसी क्यूबिक फंक्शन की बात करते हैं तो क्यूबिक फंक्शन का एट लीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसके मैक्सिमम कितने 3 रूट और मिनिमम रूट कितना होगा? इसका 1 होगा, सही है बेटे। तो हमारे मैक्सिमम रूट 3 होने वाला है, मिनिमम रूट कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो अब मेरे पास जो क्यूबिक फंक्शन दे रखा है तो इसका मतलब एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि भाई मेरा जो क्यूबिक फंक्शन है उसके मैक्सिमम 3 रूट और मिनिमम 1 रूट होने वाले हैं, सही है। तो अब क्या है कि जो ये क्यूबिक फंक्शन दे रखे हैं इसके रूट्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है कि अगर इसके 3 डिफरेंट रूट हुए तो मान लेते हैं कि अगर वो रूट अल्फा बीटा गामा हो गए, सही है। तो अल्फा बीटा गामा हो गए तो उसको हम किस तरह से, अगर पॉजिटिव है ना, अगर कोफिशिएंट ऑफ ये जो a3 वाला वैल्यू होगा तो अगर a3 पॉजिटिव होगा तो आपका जो ग्राफ फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा, ऐसे जाएगा। कैसे? a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देखो पॉजिटिव है ना, तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे x³ का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगा? कंटिन्यूअसली पॉजिटिव और ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वैल्यू के बाद भी ये नेगेटिव होते जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से जाएगा, है ना, सही है। और सेकेंड अगर बात करें कि अगर इसके 2 रूट होते हैं या अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए या गामा हो जाए, तो 2 रूट होंगे तो इसका ग्राफ कैसा फॉर्म होगा? इस तरह से। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अल्फा इक्वल टू बीटा होने पे या 2 रूट इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि भाई आपकी जो लाइन है वो टच करते हुए जाएगी, है ना। या वैसे भी मैं क्या जानता हूँ, लाइन अगर टच कर रही है किसी कर्व को तो वहां पे 2 रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया और यहाँ पे क्या होगा? गामा को इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल रूट तो होना है मगर ये इसको इंटरसेक्ट ना करे, तो ये ग्राफ कैसे चले जाएगा? आपका इस तरह से जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है आपके ग्राफ के ड्रॉ होने की, सही है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ है वो ग्राफ हम देख रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास तो ये है क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन whose डिग्री इज 3 होना चाहिए, फंक्शन R से R में डिफाइन होगा, ठीक है। और इसके जो रूट्स होंगे, मिनिमम कितने रूट्स होने वाले हैं आपके? 1 रूट होने वाला बेटे, सही है। तो अब देखिए ये हमारे पास 2 डिफरेंट कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या है? x - 1 होल स्क्वायर x प्लस 3। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि भाई आपका x इक्वल टू 1 पे 2 रूट है, सही है। तो अगर 2 रूट है तो वहां पे आप क्या देख रहे हो कि
x इक्वल टू 1 पे क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है ये ग्राफ, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन रूट है इसके, 1 2 और 3 तीन रूट होंगे, तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो बेटे जब आपके रूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, कर्व इंटरसेक्ट करेगा, और अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पे क्या होता है, ग्राफ आपको टच करता है स्ट्रेट लाइन को। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस हो गई यहाँ पे, है ना, सही है। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि भाई A3 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जाएगा। अगर आपका क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, मींस A3 वाला वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके आपका कंसेक्यूटिवली अल्टरनेटिवली जाते रहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से जाएगा, सही है। तो ये हो गए हमारे क्यूबिक वाले जो फंक्शंस हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भाई आपका a टू द पावर 7 x टू द पावर 7 x टू द पावर 6 x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 से 1 तक का आपके पास दिया हुआ है। अब जो ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, और इसका ग्राफ में हमें ये बताना था कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे। तो इसमें क्या है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 1 है, तो y इक्वल टू 1 आपका कैसा फंक्शन है, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, सही है ना। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। सिमिलरली अगर y इक्वल टू 1 प्लस x है तो ये क्या लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा होता है, समथिंग 1 से जा रहा है तो इस तरह से चले जाएगा, सही है बेटे। सिमिलरली y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर है, तो आप क्या जानते हो कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका बनेगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक क्या होगा, इसके जो रूट्स होंगे, सही है, वो रूट्स इमेजिनरी होंगे। क्यों इमेजिनरी होंगे, क्योंकि आप इसका डी कैलकुलेट करो, तो 1 प्लस x स्क्वायर का अगर मैं डी कैलकुलेट करता हूं तो क्या ये 1 माइनस 4 मींस माइनस ऑफ 3 आएगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाएंगे तो ये क्या है, लेस देन 0, है ना। दूसरी बात करते हैं कि भाई इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू माइनस b बाई ट्वाइस a पे, तो माइनस ऑफ 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 पे इसका माइनस 1 बाई 2 पे इसका मिनिमम वैल्यू आने वाला है, कितना आएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, तो कितना हो गया, ये 3 बाई 4 हो जाएगा बेटे, है ना, सही है। तो 3 बाई 4 इसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो आप देखो ये 3 बाई 4 मिनिमम वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू कंटिन्यूअसली ऊपर इंक्रीज ही करेगा, है कि नहीं। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब ले, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस x वाला जो वैल्यू है, सिमिलरली यहाँ पे अगर x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 1 बाई x हो जाएगा, है ना, 1 प्लस x, तो 1 प्लस x कॉमन ले ले तो क्या मिलने वाला है, 1 प्लस x स्क्वायर मिलने वाला है। तो आप ये देखो 1 प्लस x स्क्वायर तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 1 प्लस x को, तो यहाँ से एक ही रूट आया, वो भी कितना, माइनस ऑफ 1। तो ये जो कंसेक्यूटिव टर्म है, सही है, तो क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, फिर नो सॉल्यूशन, फिर वन सॉल्यूशन, फिर नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो ये कंसेक्यूटिव चलते रहते हैं। क्या अगर इवन होगा तो आपका नो सॉल्यूशन, अगर ऑड होगा तो कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका वन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बेटे, सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिक फंक्शन दे रखा है, तो उस क्यूबिक फंक्शन में अगर x क्यूब दिया, x टू द पावर 5 दिया, x टू द पावर 7 दिया, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स कितने होने वाले हैं, और दूसरी बात कि इसका कंपैरिजन किस तरह से किया जाए ग्राफ का, ठीक है। तो बेटे इसको डिस्कस करें। तो आप देखो x क्यूब का जो ग्राफ होगा, जब मैं x क्यूब के ग्राफ की बात करूंगा तो आपका x क्यूब का ग्राफ इस तरह से फॉर्म होगा, सही है बेटे, ठीक है। तो अब ये मेरा x क्यूब का मेरे पास ग्राफ है, तो अब इस x क्यूब के ग्राफ को देखते हैं कि तो आप ये देखो, जब मैं x क्यूब के ग्राफ की बात करता हूं तो x क्यूब का जो ग्राफ है ना, सही है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पे ये पॉजिटिव देगा, और नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे ये कैसा वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। जो y इक्वल टू x क्यूब वाला जो फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, इसमें अगर माइनस ऑफ x किया तो क्या मुझे नेगेटिव ऑफ x क्यूब मिला,
मींस आपका x का वैल्यू नेगेटिव होने पे y का वैल्यू भी नेगेटिव है। तो x का वैल्यू नेगेटिव पुट करने पे y का वैल्यू नेगेटिव होगा। इसका मतलब आपको जो थर्ड क्वाड्रेंट है उस थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलने वाला है। सिमिलरली x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पे अगर y का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। देखो x और y दोनों किसमें पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो ग्राफ है y का वैल्यू तो सेम आ रहा है मगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव आ रही है कि नहीं। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है और यहाँ जो वैल्यूज आती है ये आप क्या देखोगे कि ये सिमेट्रिक है। और ये सिमेट्रिक कैसा है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे जो आपके ग्राफ फॉर्म हो रहे हैं तो ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है बेटे, तो जो ऑड फंक्शंस होते हैं मींस x आपने क्या किया, y इक्वल टू जब माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो हुआ क्या, जो ओवरऑल जो आपका फंक्शन था नेगेटिव पुट करने के बाद में वो माइनस ऑफ x में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी किसी फंक्शन में x की जगह अगर आपने माइनस एक्स पुट किया और माइनस एक्स पुट करने के बाद में वो फाइनली माइनस टाइम्स ऑफ fx हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या बोला कि ये कैसे फंक्शन होंगे, ऑड फंक्शन होंगे। और ऐसे जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। ठीक है बेटे, तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होने वाला है, ओरिजिन के अबाउट। सही है, तो मेरा जो फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ऑड है। क्यों, क्योंकि आपको जो पावर है वो ऑड दे रखा है। सही है, तो ये हमारा एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन था वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो गया। अब बात करें कि जो x क्यूब x टू द पावर 5 दे रखा है, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन कैसा होगा, देखो -1 से 0, 0 से 1, 1 टू इंफिनिटी और आपका माइनस इंफिनिटी से -1। तो अगर 0 से 1 की बात करूं तो मैं क्या जानता हूं कि भाई जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा, जैसे आपका पावर क्या हो गया, 5 हो गया, x टू द पावर 3, x टू द पावर 7, x टू द पावर 5, x टू द पावर 3। तो जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे x क्यूब वाला वैल्यू ज्यादा होगा और 1 से इंफिनिटी के बीच में x टू द पावर 7 की वैल्यू इन सभी से ज्यादा होगी। तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई 1 वाला पॉइंट ऐसा है जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो मुझे ये बताएगा कि भाई आपका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग का है या डिक्रीजिंग। तो आप ये देखो, अगर मैं 1 आफ्टर 1 की बात करता हूं तो 1 के बाद क्या होगा, ये जो 1 है 1 के बाद पहले हम देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो जो ग्रीन वाली लाइन है वो x क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है और ब्लू वाली वो x टू द पावर 5 है। उसके बाद फिर आपका रेड लाइन दे रखी है ना, तो हमारे पास ये सब लाइन प्रोवाइड कर रखी है। तो आप देखो कि रेड लाइन जो होगी आफ्टर 1 के बाद क्या होने वाला है कि आपकी जो लाइन है, रेड लाइन है x टू द पावर 7, x टू द पावर 7 मस्ट बी ग्रेटर देन x टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 मस्ट बी ग्रेटर देन x टू द पावर 3, ऐसा हो जाएगा। और 0 से 1 की अगर बात की जाए तो 0 से 1 में क्या होगा कि आपका x टू द पावर जो 7 यहाँ सबसे बड़ा हो रहा था वो यहाँ पे सबसे नीचे आएगा, है कि नहीं। और 1 पे क्योंकि तीनों का वैल्यू अगर 1 की बात करें तो व्हाटएवर विद द पावर, सही है, ऑफ 1 वैल्यू कैसा रहेगा, हमेशा आपका 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है बेटे, तो ये समझ में आ गया आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ये इतना ही कर रहे हैं आज की क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेशनल फंक्शन के आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू।